रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ, सास टूनी चिड़िया और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। वो सभी बहुत ही करीब पक्षी थे। एक दिन की बात है। अरे आ गए आप, ये लीजिए पानी। आज आपको आने में देरी हो गई। आज सेठ ने बहुत ज्यादा काम दे दिया था, करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। टुनटुनी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। मैंने आपसे सुबह ही तो कहा था कि घर में राशन के दाना भी नहीं है। आज आपकी पगार मिलने का दिन था, मुझे लगा बात हुए सामान लेकर आएंगे। टुनटुनी सेठ ने आज मेरी तनख्वाह नहीं दी। सेठ का काम आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इस महीने आने में समय लगेगा। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। लेकिन मैं घर वालों को क्या खिलाऊंगी? उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अब सब क्या खाएंगे? हाँ तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर कालू कौआ अपने परिवार के लिए खाने का सामान लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 20 रुपए ही होते हैं, जिस वजह से वो 20 रुपए के 2 पराठे ले आता है। उन 2 पराठों को ही पूरा परिवार मिल बांट कर खाता है। कालू को एक सेठ के यहाँ लकड़ी काटने की मजदूरी करता था, जिस वजह से उसकी तनख्वाह बहुत कम होती थी और कम तनख्वाह होने की वजह से घर को चलाने में काफी परेशानी होती है। माँ, मैं कब से कह रही हूँ कि घर की छत ठीक करवा दो, कुछ दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। सुनहरी, तू तो जानती है ना, हमारे पास घर चलाने के लिए ठीक से पैसे नहीं है, तो हम छत कैसे ठीक करवाएंगे? जब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो छत के नीचे बर्तन रख देना, जो भी पानी होगा इस बर्तन में आ जाएगा और घर में नहीं फैलेगा। देखते देखते बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। शुरू में तो कालू कोई के परिवार को कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बारिश तेज होने लगती है, जिससे सारे परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कालू जी, सुनहरी, जल्दी से सारे बर्तन रख दो, नहीं तो सारा पानी घर घर में फैल जाएगा। टुनटुनी बर्तन रख दिए हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। पहले तो सिर्फ 1 या 2 जगह से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था, लेकिन अब तो इतनी सारी जगह से पानी बाहर आ रहा है। इस तेज बारिश की वजह से देखो भोंसले की छत कितनी जगह से टूट गई है। कालू को इतना बोल ही रहा होता है कि बारिश और तेज होने लगती है, जिससे उनकी पूरी की पूरी छत टूट जाती है और सारा पानी उनके घर में आ जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सारा का सारा पानी घर में आ गया। हम सबको जल्द से जल्द किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां हम इस तेज बारिश से बच पाएं। सारा परिवार तेज बारिश में भीगता हुआ किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं जहां बारिश के पानी से वो बच सके, लेकिन सभी को ऐसी कोई जगह भी नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें कई घंटों तक बारिश में भीगते उड़ना पड़ता है। बारिश में भीगने की वजह से कालू की बेटी सुनहरी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब उड़ा भी नहीं जा रहा। कालू जी, सुनहरी का तो बदन तप रहा है, हमें जल्दी से किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां बारिश के पानी से बच सके। वहाँ देखो सामने बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बच पाएंगे। सारा परिवार उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और कई घंटों के बाद बारिश हल्की सी शांत होती है। माँ, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो माँ। बेटा, इस बारिश में मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? और खिलाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये लो कालू, 10 रुपए, मेरे पास इतनी ही है। सामने चाय की दुकान है, वहाँ से जाकर सुनहरी के लिए कुछ खाने के लिए ले आ।
कालू कौआ जल्दी से चाय की दुकान पर जाता है और ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आता है। लेकिन जैसे ही कालू कौआ पेड़ के पास आता है वैसे ही बारिश और तेज हो जाती है और तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज होती है कि जिस वजह से सारा परिवार उस पेड़ को पकड़कर खड़ा हो जाता है। बारिश और हवा की वजह से कालू कौवे से ब्रेड का पैकेट पानी में गिर जाता है और पूरा ब्रेड पानी में डूब जाता है। सारा परिवार 2 दिन तक भूखा प्यासा उस पेड़ के नीचे ही रहते हैं। हे भगवान, आप ही कुछ करिए। 2 दिन तक लगातार बारिश में भीगने से और भूखे पेट रहने से मेरे परिवार की हालत खराब हो गई है। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। माँ, लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ सुनहरी, ऐसा मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है ऊपर वाला हमारी कोई परीक्षा ले रहा है। लेकिन कब तक भगवान हमारी ऐसी परीक्षा लेता रहेगा? हमारा पूरा परिवार इस बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। फिर तभी एक तेज आंधी आती है जिसके चलते वो पेड़ जिसके सहारे से सारा परिवार 2 दिन से बारिश से बच रहा था वो पेड़ टूट जाता है। फिर से सारा परिवार भयंकर बारिश में भीगने लगता है। सबके सब ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जिससे वो बारिश से बच सके, लेकिन कोई भी उन्हें ऐसी जगह नहीं मिलती। सारा परिवार बारिश में भीगता हुआ इधर से उधर भटक रहा होता है। तभी उन्हें एक खाली ट्रेन दिखाई देती है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कुछ तो रहने की जगह मिल गई। चलो हम सभी उस ट्रेन में चलते हैं। वैसे भी वो ट्रेन खाली है। फिर सभी उस ट्रेन में चले जाते हैं और बारिश से बच जाते हैं। अब वो सभी मिलकर उस ट्रेन को अपने रहने का घर बना लेते हैं। वहीं कालू कौवे को लकड़ी काटने का काम भी मिल जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। उड़ीसा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा और छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए पूरा परिवार छुट्टियां मनाने जा रहा था। लेकिन एक हादसे ने दोनों बहनों को अनाथ बना दिया। अचानक से 3 ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाती है जिसमें कई मासूम पक्षियों की जान चली जाती है। दीदी, मम्मी पापा कहाँ हैं? दीदी, ये सब क्या हो गया? काश मैंने घूमने की जिद नहीं की होती। मम्मी पापा कहाँ हो? दोनों बहनें अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही थी पर उनका कोई अता पता नहीं था। पिंकी, ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा इस हादसे में मारे गए। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 100 into 10 कितने होते हैं। ट्रेन की पटरी पे चारों तरफ पक्षियों की लाशें पड़ी हुई थी और चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पिंकी, चल अब हम दोनों घर चलते हैं। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैंने मम्मी पापा को कई जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। भूखी प्यासी रोती हुई दोनों बहनें अपने घर पहुंचती हैं। इस तरह कई दिन गुजर गए। दोनों बहनें भूखी थी। टुनटुनी दीदी, बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है पिंकी। चल दोनों खाना तलाश करने चलते हैं। वो दोनों भोजन की तलाश में जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पक्षी केले बेचते हुए नजर आता है। केले ले लो, केले, पके हुए केले, मीठे मीठे केले ले लो, केले। टुनटुनी दीदी, मुझे केला खाना है। पिंकी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं केला कैसे खरीदूं तेरे लिए? दीदी, एक बार मांग कर देखो ना अंकल से, शायद वो केले दे दे। अच्छा ठीक है, तो यही बैठ, मैं केले मांग कर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया केले वाले के पास जाती है। अंकल, केले वाले अंकल, आप मुझे कुछ केले दोगे? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल दूंगा। ये लो 6 केले, 20 रुपए के हैं।
लेकिन अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे भी भूख लगी है। आपको पता है अंकल, अभी अभी जो रेल दुर्घटना हुई उसमें मेरे मम्मी पापा मारे गए। हम दोनों बहनें अनाथ हो गई अंकल। इतना सुनते ही उस केले वाले की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये लो बिटिया, 12 केले लेकर जाओ और इसे खा लो, और मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। टुनटुनी केले लेकर अपनी बहन के पास आती है। पिंकी चल केला खाते हैं। अंकल ने जब हमारे बारे में सुना तो रोने लगे और उन्होंने मुझे इतने सारे केले दिए। दोनों बहनें पेट भरकर केले खाती हैं और बचे हुए केले को अपने घर के आंगन में दबा देती हैं। समय गुजरने लगता है और जहां उन्होंने केले दबाए थे वहां केले के पेड़ उगाते हैं और जल्दी उस पर केले लग जाते हैं। अरे वाह दीदी, देखो ना केले के पेड़ पर कितने सारे केले लगे हैं। अब हम इनको बाजार में बेच देंगे और पैसे कमाएंगे। हाँ पिंकी, आज मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। ये कहकर दोनों बहनें पेड़ से सारे केले तोड़कर टोकरी में भर लेती हैं और उसे बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। केले ले लो केले, मीठे मीठे केले ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सारे पक्षी उससे केले खरीद लेते हैं। केले बेचकर दोनों बहनों के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। फिर दोनों बहनें केले की खेती करने लगती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं बचा, ना खेत बची ना घर। अब हम क्या करेंगे जी? पता नहीं टुनटुनी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। केरला के जंगल के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिन से तेज तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। कालू कौवे के खेत में हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। रात को जंगल के मुखिया ने सभी के घर एक थैली चावल मदद के तौर पर भिजवाई। टुनटुनी ने उसी चावल से एक पतीले में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही कालू और टुनटुनी उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त दोस्तों आप लोग बताएं, आपको डेरी मिल्क चॉकलेट पसंद है या किटकैट? अगर आपको डेरी मिल्क चॉकलेट पसंद है तो लाइक करें और किटकैट पसंद है तो कमेंट करके बताएं। बेटा कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा आप कहाँ से आए हैं? बेटा मैं 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश बढ़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से पापा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा आप अंदर आइए। बेटा अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर खा लूँगा। ना ना बाबा कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी टुनटुनी है, इसने खिचड़ी बनाई है। तो बस ये कह रही थी कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे आप भी वही खा लीजिए। कालू और टुनटुनी के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। खाना खाने के बाद बेटा आप लोगों का बहुत धन्यवाद, अब चलता हूँ। बेटा कालू जरा एक गिलास पानी पिलाओगे? टुनटुनी और कालू पानी लेने अंदर गए। फिर जब कालू और टुनटुनी पानी लेकर वापस आए तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? कालू की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। टुनटुनी, अरे टुनटुनी जल्दी आओ, ये देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यही भूल गए हैं। अंगूठी भूल गई? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
कालू ने साधु की तलाश में पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। उधर बाढ़ का पानी भी पूरी तरह से उतर गया था। लेकिन पूरे गांव के सामने चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के भी पास ना बीज थे और ना ही उन्हें खरीदने के पैसे थे। गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ जी, थक गई क्या? हाँ, पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे जंगल में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं लगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही कालू का दिमाग ठनका और उसने टपाक से पूछा, क्या कहा तुमने टुनटुनी? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ, मुझे भी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो पापा की अमानत है ना। जो भी हो टुनटुनी, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। कालू के कहने पर टुनटुनी उस अंगूठी को ले आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस अंगूठी पर नख की जगह एक बीज लगा हुआ था। असल में वो जादुई फल का बीज था, जिसे कालू ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नख की जगह फल का बीज क्यों लगाकर घूमेगा? यही तो सवाल है टुनटुनी। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था, तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। दोनों ने उस बीज को अपने घर के गमले में गाड़ दिया। टुनटुनी और कालू को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से किसी फल का पौधा निकल आएगा, जिनसे वो कुछ वक्त के बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब कालू और टुनटुनी सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने किसी फल का बीज बोया था, वहाँ अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर कई सारे लाल लाल सभी तरह के फल भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी फल आ गए। ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी। और मेरी बनाई खिचड़ी का फल, जो इतने सारे सभी तरह के फल के रूप में हमारे सामने है। कालू ने उस पौधे से निकले फलों से एक फल तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए। कई दिनों बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी भागकर अपने खेत गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत कई तरह के फलों से भरा पड़ा था। इतने सारे फलों को देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। अब से हमारे जंगल में कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। दोनों ने मिलकर फलों को तोड़ा और सारे जंगल के गरीबों में बांट दिए और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं। ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है। अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली,
क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए। जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी। कुछ न कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़क गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियाँ भी है। कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी। फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ। लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बंटी कबूतर की बीवी टुनटुनी की हाइट काफी छोटी थी। वो इतनी नाटी थी, जंगल के पक्षी उसका कई बार मजाक बनाते थे। टुनटुनी, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं। और हाँ, हील्स पहनकर तो आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे, तेरे पापा ने महंगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों की लाइनें लगी थी। क्या बताऊँ तुझे, कटरीना फेल थी उनके सामने।
पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है। वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी है मैंने। वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी, जो कि कई सालों से चक्की की दुकान चलाती थी। टूनी अपनी दुकान पर कई तरह के आटे पीसकर पक्षियों को बेचती थी। कई सालों से वो अपनी दुकान इसी जंगल में चला रही थी। टूनी चिड़िया की दुकान के ठीक सामने कालू को एक ढाबा चलाता था। कालू बहुत ही घमंडी किस्म का कौवा था। उसके ढाबे पर रोटी बनाने का आटा टूनी चिड़िया की दुकान से ही आता था। टूनी चिड़िया हर रोज गेहूं का आटा पीसकर कालू कौवे को देती थी, लेकिन जब भी पैसों की बात आती तो कालू कौवा टूनी चिड़िया को बहुत सताता था। एक दिन, अरे कालू सेठ, 1 महीने का हिसाब आपका बाकी है। मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं भी बाजार जाकर सामान ला पाऊँ। क्या अम्मा, जब देखो तब पैसे ही मांगती रहती है। अरे ले लियो आराम से, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। पिछले 1 महीने से लगातार मैं तुमको बिना पैसे लिए ही आटा दे रही हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझ गरीब चिड़िया को भी तो सामान खरीद कर लाना होता है, तभी तो आगे तुमको दे पाऊंगी। अब जल्दी से आप मुझे मेरे पैसे दे दो। उसके इतना कहते ही कालू को वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बुढ़िया, इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? लगता है अब तुझ में बहुत घमंड आ गया है। आज से मेरे ढाबे पर बनने के लिए तेरे यहाँ से आटा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और हाँ, रही बात हिसाब की तो भूल जा, अब मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तभी एक चिड़िया वहाँ आई और उसने टूनी चिड़िया को सहारा देकर कहा, टूनी आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ, पिंकी चिड़िया की बेटी। बचपन में जब हम बहुत गरीब पक्षी हुआ करते थे तो आप मुफ्त में हमें रोटी बनाने के लिए आटा दे जाया करती थी। आपका बहुत एहसान है हम पर। आंटी, आज मैं पढ़ लिख कर शहर के जंगल में मशीन बनाने का काम सीख गई हूँ और काफी सारे इनाम भी सरकार से मिले हैं। सचमुच तुम पिंकी चिड़िया की बेटी हो? मुबारक हो तुम्हें। इतने ऊंचे पद पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। सदा खुश रहो और खूब तरक्की करो। और एहसान किस चीज का बेटी? पिंकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी ना। आंटी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। टुनटुनी चिड़िया टूनी को अपने साथ अपने घोंसले में ले गई। घोंसले के अंदर ही उसने अपनी लेबोरेटरी खोल रखी थी। उस लेबोरेटरी में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी और वहाँ जाकर उसने साबुत गेहूं को उस मशीन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसमें से तरह तरह की रोटी और कई वैरायटी के पराठे, जैसे तंदूरी रोटी, आलू पराठा, पनीर पराठा, ये सब निकलने लगे। अरे बाप रे, ये कौन जादू वादू है क्या? इतनी सारी रोटी, वो भी कई तरह की, बस 5 मिनट में? ये कैसे हो गवा? अरे आंटी, ये जादुई मशीन मैंने आपको ध्यान में रखकर बनाई है। आज जिस तरह से उस कालू ने आपके साथ व्यवहार किया, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप इसे अपनी दुकान पर रख लीजिए और कम दाम में तरह तरह की रोटी बनाकर बेचा करिए। फिर देखिए उस कालू का ढाबा कैसे 2 दिन में बंद होता है। बेटा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुझे जिस चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगर मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। अच्छा, तो फिर ठीक है आंटी, क्या मैं आपकी दुकान पर काम कर लूँ? अब मैंने मशीन भी बहुत बना ली है और मैं चाहती हूँ कि अब कुछ नया करूँ। ठीक है बेटा, ये तो मेरा सौभाग्य है जो तू मेरे साथ काम करेगी। अगले दिन दोनों मिलकर जादुई मशीन को दुकान पर लाकर रख लेते हैं। साथ ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं जिस पर लिखा था कि सबसे सस्ती और अच्छी रोटी के बने आइटम यहाँ मिलते हैं। कुछ ही देर में पक्षियों की भीड़ उसकी दुकान पर आकर लग गई। अरे टुनटुनी दीदी, क्या क्या है यहाँ खाने को?
तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, पनीर पराठा, आलू पराठा। बस तुम ऑर्डर करो, जो चाहिए वही बनकर आ जाएगा। मेरे लिए तो आप तंदूरी रोटी लगा दीजिए। और मुझे आलू पराठे खाने। और मेरे लिए पनीर पराठा। ठीक है, अभी देती हूँ। 5 मिनट के अंदर पक्षियों की फरमाइशें पूरी होने लगी और ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब टूनी चिड़िया की कमाई काफी अच्छी होने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी दुकान काफी बड़ी कर ली और अब सभी पक्षी उनकी दुकान पर बैठकर आराम से तंदूरी रोटी का आनंद लेने लगे। बेटा टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत का फल है। देख आज कैसे मेरी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग गई। तू सचमुच बहुत अच्छी चिड़िया है। तू हमेशा खुश रहे बेटी। शुक्रिया आंटी, लेकिन ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ना, इसलिए ये सब हुआ है। इस तरह टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहे और वही कालू सेठ का ढाबा अब पूरी तरह खाली पड़ा रहता। हालात ये हुए कि कुछ ही दिनों में सेठ को अपना ढाबा बंद करना पड़ गया। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।